हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी ग्रामर पढ़ने के लिए, इसलिए मैंने भी डिसाइड किया कि अभी कुछ टाइम तक आपको ग्रामर ही पढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको टेंसेस ज़रूर आने चाहिए। इसीलिए मैंने टेंस स्टार्ट किया था, 2-3 वीडियो मैंने आपको उसका दिया था टेंस का, तीनों इंडेफिनिट टेंस हमने आपको बताया था। और अगर आप आगे की भी टेंसेस के वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है या फिर कमेंट बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा। वहां से जाके आप सबसे पहले आप अपना टेंस एकदम अच्छे से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बिना टेंस के आप ग्रामर का कोई भी टॉपिक नहीं सीख पाएंगे। और इसके बाद जहाँ तक बात आती है नरेशन की, तो नरेशन का मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है नरेशन का, जिसमें बहुत ही डीपली एक एक टॉपिक को, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको बताया गया है। तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आप कहेंगे तो मैं फिर से आपको नरेशन भी पढ़ा दूंगा। और फ्रेंड्स, नरेशन के बाद आता है सिंथेसिस टॉपिक। और सिंथेसिस में हम क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। और इसमें भी फ्रेंड्स आपके लिए ट्रांसलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर इसको कैसे हम कंबाइन कर लेते हैं, 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को हम पहले हिंदी में कंबाइन करते हैं, हिंदी में ही उसको कंबाइन कर लेते हैं, फिर उसी को ट्रांसलेट कर देते हैं, वो कॉम्बिनेशन वाला सेंटेंस तैयार हो जाता है। तो यानी कि इसके लिए भी आपको पहले सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझना होगा, आपको ट्रांसलेशन सीखना होगा। एक होता है सिंपल सेंटेंस, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और एक कंपाउंड सेंटेंस। ये तीनों टाइप के हिंदी के सेंटेंस को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख लिए तो सिंथेसिस आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा। यानी कि सिंथेसिस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और इससे आपका ट्रांसलेशन भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप बड़े बड़े सेंटेंसेस को, लॉन्ग सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे और इसके साथ साथ आप सेंटेंस को कंबाइन करना भी सीखेंगे। इसके बाद जब आपको सिंथेसिस टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो वो आपको बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत आसान लगेगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस को पहले ट्रांसलेट करना सिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल सेंटेंस की, ये सिंपल सेंटेंस होता क्या है। अगर हम बात करें कि ये सिंपल सेंटेंस क्या होता है, तो आप कह सकते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि अ सेंटेंस which has only one finite verb, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है उसको कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। और फाइनाइट वर्ब क्या है, ये आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा। फाइनाइट वर्ब हम किसे कहते हैं, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार या फिर टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जाता है। एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट बदलने पर या फिर टेंस बदलने पर बदल जाता है, उसको हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। जैसे आई गो टू स्कूल है, आई गो टू स्कूल, और यहाँ पे आगे कर देते हैं टू स्टडी, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, यानी कि मैं पढ़ने के लिए स्कूल जाता हूँ। मान लीजिए ये यहाँ पे सेंटेंस है और इसमें 2 वर्ब आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक यहाँ पे गो है, गो मीन्स जाना, और एक है स्टडी यानी कि पढ़ना। तो इस सेंटेंस में 2 वर्ब हैं, लेकिन अब आपको देखना है कि क्या इसमें दोनों फाइनाइट वर्ब हैं। इसमें केवल गो ऐसा वर्ब है जिसको देखने से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर इस गो को हटा दिया जाए, अगर इसको आप ना देखें और पूछा जाए कि बताइए इसमें कौन सा टेंस है, तो आप केवल स्टडी को देखकर नहीं बता सकते हैं कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। यानी कि फाइनाइट वर्ब वो होता है जिससे एक टेंस का भी पता चलता है। तो स्टडी से यहाँ पे कोई टेंस पता नहीं चल रहा है, केवल गो से पता चल रहा है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हुआ है। यानी कि इसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब है, गो, ये इसमें फाइनाइट वर्ब है। और ये जो टू स्टडी है यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो यानी कि जब इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है तो ये सेंटेंस हमारा कैसा है, ये सिंपल सेंटेंस है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं जिसमें केवल एक ही फाइनाइट वर्ब होता है, यानी केवल एक ही वर्ब से टेंस का पता चले जिसमें। तो फ्रेंड्स, इसमें तो वैसे बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं पार्टिसिपल का यूज करके। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल। अब सबसे पहली बात कि ये पार्टिसिपल होता क्या है, व्हाट इज पार्टिसिपल। तो आप बताएंगे कि पार्टिसिपल इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब। पार्टिसिपल क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, ये कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है।
आपको बताना होगा कि पार्टिसिपल इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो किसकी तरह काम करता है, एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। ये होता तो वर्ब है लेकिन काम करता है एडजेक्टिव का, इसीलिए इसको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। देखते हैं कैसे, पहले एग्जांपल से आप देख लीजिए कि कैसे पार्टिसिपल एक एडजेक्टिव का काम करता है। मान लीजिए यहाँ पे सेंटेंस है कि आई सॉ सम फॉलिंग लीव्स। आई सॉ सम फॉलिंग लीव्स यानी मैंने कुछ गिरती हुई पत्तियों को देखा, मैंने कुछ गिरती हुई पत्तियों को देखा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक वर्ब है सॉ यानी कि देखा, और दूसरा वर्ब इसमें क्या है, फॉलिंग यानी कि गिरते हुए। लेकिन इसमें मेन वर्ब कौन सा है हमारा, इसमें सॉ से ही पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। सॉ यहाँ पे सी का सेकेंड फॉर्म है, इससे लग रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर हम इसको ना देखें तो आई सम फॉलिंग लीव्स, केवल इतना देख के हम नहीं जान पाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो यानी कि फॉलिंग जो यहाँ पे आया हुआ है ये कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है। अगर ये फाइनाइट वर्ब नहीं है तो नॉन फाइनाइट वर्ब है। और देखते हैं ये किसकी तरह यूज हुआ है सेंटेंस में। तो आई सॉ मैंने देखा सम फॉलिंग लीव्स, कुछ गिरती हुई पत्तियों को। अगर हम क्वेश्चन करें कैसी पत्तियों को देखा, कैसी पत्तियों को, तो आंसर मिलेगा गिरती हुई पत्तियों को। और पत्तियां यहाँ पे क्या है, नाउन है। तो ये नाउन के बारे में हमें कुछ बता रहा है, नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि पत्तियां कैसी हैं, गिरती हुई पत्तियां। तो जो वर्ड नाउन को डिस्क्राइब करता है उसके बारे में हमें कुछ बताता है, वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। यानी कि यहाँ पे फॉलिंग ये वर्ब होते हुए काम कर रहा है एडजेक्टिव की तरह। तो ये पार्टिसिपल है। अभी कौन सा पार्टिसिपल है, इसमें आईएनजी ऐड हुआ है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कंटिन्यूटी को दिखाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या करता है, ये कंटिन्यूटी को दिखाता है। देखिए मैंने कुछ गिरती हुई पत्तियां देखी, यानी कि जब मैंने देखा तो पत्तियां गिर रही थी, पत्तियों के गिरने का जो काम है वो जारी था। तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो कंटिन्यूटी को दिखाता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज़ करना देख लेते हैं। पूरे पार्टिसिपल का पहचान है कि जब इसके हिंदी के सेंटेंस होते हैं तो सेंटेंस में कर, करके या फिर हुए आता है, कर, करके या फिर हुए आता है हिंदी वाले सेंटेंस में। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, ये पार्टिसिपल होते हैं तीन टाइप के, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। और सबसे पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, यहीं पे आपको एग्जाम्पल में ही बता दिया गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटिन्यूटी को दिखाता है, ये एक कंटिन्यूटी को दिखाता है, कंसिस्टेंसी को दिखाता है, ये काम उसमें जारी है, काम प्रोसेस में है, ये दिखाता है। तो देखते हैं किस टाइप के सेंटेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। आपको चार इसमें पहचान भी बता देते हैं कि कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। सबसे पहला पहचान इसका है कि अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी भी सेंटेंस में एक साथ दो काम हो, किसी सेंटेंस में अगर एक साथ दो काम हो और काम को करने वाला व्यक्ति एक ही हो, यानी कि एक ही पर्सन के द्वारा एक साथ अगर दो काम हो रहा है, तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। कैसे, जैसे बिस्तर पर लेटकर वह टीवी देख रही थी, बिस्तर पर लेटकर वह टीवी देख रही थी, तो बिस्तर पर लेटी भी है और टीवी देख भी रही है। तो इस टाइप का अगर सेंटेंस है तो वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। और इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा पहचान कि जब भी किसी सेंटेंस में ऐसा होगा कि पहले के तुरंत बाद, पहले के तुरंत बाद दूसरा काम हो, पहले के तुरंत बाद दूसरा काम हो, और जो दूसरा काम है वो पहले पे डिपेंड हो, जो दूसरा वाला काम है वो पहले पे डिपेंड हो, यानी कि अगर पहला नहीं होता तो दूसरा भी नहीं होता। ऐसे जब सेंटेंस रहेंगे, जैसे सांप को देखकर वह डर गया, सांप को देखकर वह डर गया, तो एक तो इसमें तुरंत काम हो रहा है, जैसे सांप को देखेगा तुरंत डरेगा, कोई 10 मिनट बाद नहीं डरेगा, तुरंत ही डर जाएगा। और दूसरी चीज़, इसमें दूसरा काम पहले पे डिपेंड है, अगर सांप को नहीं देखा होता तो डरता भी नहीं। तो इस तरह के जब सेंटेंस होंगे जिसमें या तो दूसरा वाला जो काम है वो तुरंत होगा
और उसमें ये भी बात रहेगी कि दूसरा वाला काम पहले काम पर डिपेंड होगा। जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किताब खोलकर वह पढ़ने लगा, किताब खोलकर वह पढ़ने लगा, यानी अगर किताब खोलता ही नहीं तो पढ़ता कैसे। और इसमें जैसे ही किताब खोला उसके बाद पढ़ने लगा, दोनों काम एक तो तुरंत हो रहे हैं और दूसरी चीज़ इसमें दूसरा वाला जो काम है वो पहले काम पर डिपेंड है। तो यहाँ भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। और तीसरी चीज़, सेंटेंस में कारण का बोध होने पर, कारण का बोध होने पर, अगर किसी भी सेंटेंस में एक कारण बताया जा रहा है जिसमें सब्जेक्ट एक ही होना चाहिए, जैसे बीमार होने के कारण मैं कल स्कूल नहीं आ पाया, बीमार होने के कारण मैं कल स्कूल नहीं आ पाया, तो बीमार कौन था, मैं, और स्कूल कौन नहीं आ पाया, मैं। यानी कि जब इसमें कारण की बात होगी और सब्जेक्ट एक ही होगा तो वहां पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। और चौथा सिचुएशन इसका देखते हैं कि जब भी किसी के द्वारा किसी को हम कुछ करते हुए देखते हैं, यदि किसी को कुछ करते हुए देखा, पाया या सुना जाए। अगर किसी को कुछ करते हुए देखा, पाया या फिर सुना जाए, यानी कि ऐसे सेंटेंसेस में हुआ, हुई, हुए आएगा। जैसे मैंने आकाश में उड़ती हुई एक चिड़िया को देखा, मैंने आकाश में उड़ती हुई एक चिड़िया को देखा, यानी कि जब मैंने देखा तो चिड़िया आकाश में उड़ रही थी। तो कंटिन्यूटी इसमें दिख रही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा इसमें। और जैसे मैंने कल उसे चौराहे पर सिगरेट पीते हुए देखा, किसी को कुछ करते हुए देखा, हुआ, हुई, हुए इसमें आएगा। तो इतने टाइप के जब सेंटेंस आपको मिलेंगे हिंदी वाले तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से। अब हम देखते हैं कि इसको ट्रांसलेट करने का, ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने का रूल क्या है। तो इसमें सबसे पहले ये जो 3 सिचुएशन है इसका रूल हम देखेंगे, और ये जो चौथा है इसका रूल थोड़ा सा अलग है। तो देख लेते हैं अब इसके रूल्स हम। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो एक फ्रेज आता है जो किसी नाउन के बारे में हमें कुछ बताता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में, जो एक एडजेक्टिव का काम करता है पूरा फ्रेज, वो अगर सब्जेक्ट के लिए होता है तो हम पार्टिसिपल वाले फ्रेज को सबसे पहले ही रखते हैं। और अगर वो जो फ्रेज आया हुआ है, वो जो उसमें एडजेक्टिव का काम कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट के लिए है तो उसको हम बाद में रखते हैं, पार्टिसिपल का यूज़ बाद में करते हैं। यानी कि अगर ये जो चौथा सिचुएशन है इसमें जो फ्रेज आता है वो ऑब्जेक्ट के लिए आता है तो इसमें पार्टिसिपल का यूज़ बाद में किया जाता है। और इसमें ये जो 3 सिचुएशन है इसमें जो फ्रेज आता है वो सब्जेक्ट के लिए आता है, इसलिए इसका स्टार्टिंग हम पार्टिसिपल से करते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल से। तो जब इनमें से 3 सिचुएशन रहेगा तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हिंदी में जिस वर्ब में कर, करके या फिर हुए आया है, जिस वर्ब में कर या करके आया है, सबसे पहले आप उसका आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद इस वर्ब से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होगा उसको लिखेंगे। और फिर आपको इसमें कॉमा लगाना है, कॉमा भी लगाना जरूरी है। और इसके बाद जो अगला सेंटेंस जो अगला क्लॉज इसमें होगा, जो क्लॉज होगा इसमें प्रिंसिपल क्लॉज, जो कि कह सकते हैं उसको हम प्रिंसिपल क्लॉज। अब ये प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, जिसका पूर्ण अर्थ हो, जिसका पूरा अर्थ होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज है। जैसे बिस्तर पर लेटकर वह टीवी देख रही थी, तो केवल हम इतना कह दें कि बिस्तर पर लेटकर, तो ये आधी अधूरी बात लग रही है। बिस्तर पर लेटकर इसका कोई सेंस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, तो यानी कि ये एक प्रिंसिपल क्लॉज इसको नहीं कह सकते हैं, ये केवल एक फ्रेज है। अब कह दें कि वह टीवी देख रही थी, तो इसका पूरा सेंस हमें समझ में आ रहा है, तो ये है प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा वो जिस टेंस का होगा उस टेंस का रूल उसमें लगाना है। इसलिए आपसे कहा गया कि आपको टेंसेज पहले जरूर आने चाहिए। तो देखते फ्रेंड्स, अगर आपको टेंसेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। देखते फ्रेंड्स, एग्जाम्पल अब इसके देख लेते हैं कैसे हम सेंटेंसेज को ट्रांसलेट करेंगे। मान लीजिए पहला सेंटेंस हमारा है कुर्सी पर बैठकर, कुर्सी पर बैठकर दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे। ये पहला सेंटेंस हमारा है कि कुर्सी पर बैठकर दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। अब यहाँ पे देखिए इसमें कर आ गया, बैठ कर,
ये पहचान है किसका, पार्टिसिपल का, कर, करके या फिर हुए। तो कुर्सी पर बैठकर दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। अगर इसमें हम सब्जेक्ट की बात करें कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, तो बात हो रही है दादाजी के बारे में। और इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि दादाजी कैसे अखबार पढ़ रहे थे, कुर्सी पर बैठकर। तो ये जो फ्रेज है ये इस सब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। तो क्या करेंगे, इस फ्रेज को हम पहले लिखेंगे, जो पार्टिसिपल वाला फ्रेज है उसको पहले लिखेंगे। यानी कि सबसे पहले जिस वर्ब में कर, करके या फिर हुए आया उसकी आईएनजी फॉर्म लिखनी है। तो बैठ कर आया है तो सिट का मतलब बैठना और इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा सिटिंग। अब कुर्सी पर के लिए आप यहां पे लिख सकते हैं इन अ चेयर, सिटिंग इन अ चेयर, क्योंकि जो आम चेयर होता है जिस पर हाथ रखने वाला होता है, पीठ रखने वाला होता है, उसके अंदर हम बैठते हैं, उस आवरण के अंदर बैठते हैं, तो वहां पे इन का यूज किया जाता है। तो हो जाएगा सिटिंग इन अ चेयर, यानी कुर्सी पर बैठकर। अगर आप किसी स्टूल पर बैठे हैं, यानी कि उस पर पीठ रखने वाला, हाथ रखने वाला नहीं है, वो कोई आम चेयर नहीं है, तो आप वहाँ पे ऑन का यूज कर सकते हैं। आप टेबल पे बैठे हैं तब भी ऑन का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी कुर्सी है तो वहाँ पे आपको इन का यूज करना होगा। तो हो जाएगा सिटिंग इन अ चेयर, यानी कि कुर्सी पर बैठकर। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए कॉमा लगाना है आपको। जब ये पार्टिसिपल वाला फ्रेज कंप्लीट हो जाए तो कॉमा लगा देंगे। ये हो गया सिटिंग इन अ चेयर। अब लिखना है दादाजी अखबार पढ़ रहे थे। अब इसमें आपको टेंस आइडेंटिफाई करना है, कौन सा टेंस है। तो दादाजी अखबार पढ़ रहे थे, इसमें भी कंटिन्यूटी दिख रही है कि पास्ट टाइम में अखबार पढ़ने का काम जारी था, यानी ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले यहाँ पे अब सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द ग्रैंडफादर। अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है, जिसका हेल्पिंग ऑफ क्या होता है, वॉज, वर, और दादाजी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इनके साथ वॉज का यूज करेंगे। तो द ग्रैंडफादर वॉज, पढ़ रहे थे, रीडिंग, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, रहे थे आया तो रीडिंग, क्या पढ़ रहे थे, न्यूज़पेपर, ये हो जाएगा न्यूज़पेपर। अब पूरा सेंटेंस हमारा बन गया कि सिटिंग इन अ चेयर द ग्रैंडफादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई होप ये बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा। तो और भी एग्जाम्पल इसका हम देख लेते हैं, जैसे चौराहे पर खड़े होकर वह बस की प्रतीक्षा कर रहा था। अभी आपको पहले ही सिचुएशन वाला सेंटेंस ये दोनों बताया गया, जिसमें एक साथ दो काम हो रहा है एक ही पर्सन के द्वारा। इसमें दादाजी कुर्सी पे बैठे भी हैं और अखबार पढ़ भी रहे हैं। वैसे यहाँ पे वो चौराहे पर खड़ा भी है और बस की प्रतीक्षा भी कर रहा है। तो इस दोनों सेंटेंस में ये पहला सिचुएशन है, एक साथ दो काम होने पर। तो देखिए चौराहे पर खड़े होकर वह बस की प्रतीक्षा कर रहा था। सबसे पहले देखिए खड़े होकर, इसमें यहाँ पे कर आया हुआ है, तो जिस वर्ब में कर करके आया पहले उसका आईएनजी फॉर्म आप लिखेंगे। तो खड़े होकर आया, स्टैंड का मतलब खड़े होना, तो आप इसमें आईएनजी ऐड करेंगे, स्टैंडिंग। अब कहाँ पे खड़े होकर, चौराहे पर के लिए आप लिख सकते हैं एट द क्रॉसिंग, स्टैंडिंग एट द क्रॉसिंग, चौराहे पर खड़े होकर। अब वह बस की प्रतीक्षा कर रहा था, यहाँ भी आ गया रहा था, तो यहाँ भी आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो हो जाएगा वह प्रतीक्षा कर रहा था, यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ही वॉज, सब्जेक्ट इसमें वह है तो ही लिखेंगे, और रहा था आया, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, वॉज लगाएंगे। प्रतीक्षा करना के लिए वेट आएगा, ही वॉज वेटिंग, वह प्रतीक्षा कर रहा था किसकी, बस की, फॉर द बस। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि स्टैंडिंग एट द क्रॉसिंग ही वॉज वेटिंग फॉर द बस। तो आई होप फ्रेंड्स इतना आपको समझ आ गया होगा। अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम और भी टाइप के सेंटेंसेस देख लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो ये दूसरा सिचुएशन आपको बताया गया है कि पहले के तुरंत बाद दूसरा काम होने पर, अगर इस टाइप का भी सेंटेंस रहता है कि पहले के तुरंत बाद दूसरा काम हो या फिर दूसरा काम पहले पे डिपेंड हो, तो उसको भी ट्रांसलेट करने का जो नियम है, जो तरीका है, वो बिल्कुल सेम है। आपको ऐसे ही ट्रांसलेट करना है जैसे अभी आपको बताया गया। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे तो देखिए एक छोटा ही सेंटेंस है कि शोर सुनकर वह जाग गया। यानी कि जैसे अगर किसी को जागना होगा तो जैसे शोर सुनेगा तुरंत जाग जाएगा, शोर सुनते ही कोई जाग जाएगा। और
इसमें दूसरी सिचुएशन क्या है कि अगर वो शोर नहीं सुनता तो तुरंत जागता भी नहीं, क्योंकि शोर सुनकर ही वो जागा था, शोर नहीं सुनता तो जागता भी नहीं उस समय। तो यानी कि इसमें ये दूसरा वाला सिचुएशन है। और इसमें भी आपको वही करना है, सबसे पहले जिस वर्ब में कर करके आया है उसका आईएनजी फॉर्म। तो सुनकर इसमें है, और सुनना की अंग्रेजी होती है हियर, और इसमें आप आईएनजी ऐड कर देंगे, हो जाएगा हियरिंग। अब क्या सुनकर? शोर सुनकर, तो हो जाएगा द नॉइज, हियरिंग द नॉइज, शोर सुनकर। अब यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है, और वह जाग गया, ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। ये पास्ट टाइम की बात हो रही है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और वेक अप का मतलब जागना होता है, और वेक का सेकंड फॉर्म वोक हो जाएगा, तो वोक अप। तो सेंटेंस हमारा बनेगा कि हियरिंग द नॉइज ही वोक अप, शोर सुनकर वह जाग गया। और देख लेते हैं, जैसे है अपने पापा को आते हुए देखकर वह अपनी किताब पढ़ने लगा, यानी उसके पहले वो पढ़ नहीं रहा था, लेकिन जब पापा को आते हुए देखा तो अपनी किताब पढ़ने लगा। यहाँ भी जैसे देखा तुरंत पढ़ने लगा, और अगर पापा को नहीं देखता तो अपना वही काम करता जो पहले कर रहा था, यानी कि फ़ोन चला रहा होता आराम से। तो यहाँ भी यही सिचुएशन है, पहले के तुरंत बाद दूसरा काम हुआ है। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, सबसे पहले किसमें कर करके आया है ये देखना है। तो देख कर, यहाँ पे देखिए देख कर, देखना में इसमें कर आया, तो सबसे पहले सी का आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, सीइंग। अब किसे देखकर? अपने पापा को, अपने पापा को, यानी कि हिज फादर, क्योंकि वह है यहाँ पे तो हिज फादर लिखेंगे, सीइंग हिज फादर। अब यहाँ पे देखिए ये भी सिचुएशन है, कुछ करते हुए देखा गया, अपने पापा को कुछ करते हुए देखा उसने, लेकिन किसे देखा? अपने पापा को। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है आते हुए। जब ये ऑब्जेक्ट के लिए आएगा तो ऑब्जेक्ट के बाद आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। तो आते हुए, इसमें हुए आ गया, तो यहाँ भी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करनी होगी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के लिए है तो ऑब्जेक्ट के बाद आएगा यहाँ पे कमिंग। ये हो गया सीइंग हिज फादर कमिंग, यानी कि अपने पापा को आते हुए देखकर। यहाँ पे दो जगह पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया। सीइंग हिज फादर कमिंग, अपने पापा को आते हुए देखकर वह अपनी किताब पढ़ने लगा। तो जब भी पढ़ने लगा, यानी कि ने के बाद लगा, लगी, लगे आता है, तो या तो आप उसमें बिगेन टू का यूज करते हैं, या फिर आप स्टार्टेड के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं। तो वह पढ़ने लगा, इसके लिए आप लिख सकते हैं ही स्टार्टेड रीडिंग, या फिर ही बिगेन टू रीड, ही बिगेन टू रीड। जब भी ये आए सेंटेंस में कि कोई काम होने लगा, जैसे बारिश होने लगी तो इट बिगेन टू रेन, वहाँ पे आप सब्जेक्ट के तुरंत बाद बिगेन टू का यूज करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं। बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रेन। बच्चा रोने लगा, द चाइल्ड बिगेन टू क्राई। घंटी बजने लगी, द बेल बिगेन टू रिंग। इस टाइप से सेंटेंस को बनाते हैं। ऐसे यहाँ पे वह अपनी किताब पढ़ने लगा, ही बिगेन टू रीड, वह पढ़ने लगा क्या? अपनी किताब, हिज बुक। तो पूरा सेंटेंस हमारा बन गया, सीइंग हिज फादर कमिंग, ही बिगेन टू रीड हिज बुक। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यहीं पे हम ये तीसरे सिचुएशन वाला भी एक सेंटेंस देख लेते हैं, कारण का बोध होने पर। जब भी कारण वाले सेंटेंस आएंगे इसमें, जैसे है थका होने के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो थका कौन था? वह, और पेड़ के नीचे बैठा कौन? वह। दोनों काम एक ही पर्सन के द्वारा हो रहा है। तो थका होने के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, इसमें कारण बताया गया है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए कर करके या हुए नहीं आया, इसमें आ गया होने के कारण, होने के कारण। इसमें क्या आया हुआ? होने, और होना की अंग्रेजी क्या होती है? बी, क्योंकि इसमें सबसे पहले वर्ब की आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, और इसमें वर्ब क्या है? होना है, और होना की अंग्रेजी बी है, और बी का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? बीइंग होगा। तो जब भी कारण की बात होगी तो सबसे पहले आपको किसका यूज करना है? बीइंग का यूज करना है। होने के कारण, यहाँ पे पहले बीइंग आ जाएगा। अब क्या होने के कारण? थका, थका की अंग्रेजी क्या होती है? टायर्ड। ये हो जाएगा बीइंग टायर्ड, यानी थका होने के कारण। अब आप यहाँ पे कॉमा लगा सकते हैं, और वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया, इसमें भी पास्ट की बात हो रही है, यानी ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा ही, और बैठ गया, सिट का सेकंड फॉर्म आएगा सेट। ही सेट, वह बैठ गया एक पेड़ के नीचे। के नीचे के लिए प्रेपोजिशन आता है अंडर, तो यहाँ पे आप अंडर का यूज करेंगे।
एक पेड़ के लिए हो जाएगा अ ट्री। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि बीइंग टायर्ड ही सैट अंडर अ ट्री। थका होने के कारण वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तो जब भी ऐसे कारण की बात होगी तो वहां पे आपको स्टार्टिंग किससे करना है? बीइंग से करना है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम ये चौथे सिचुएशन वाला सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे जो चौथा सिचुएशन है कि यदि किसी को कुछ करते हुए देखा, पाया या फिर सुना जाए, यानी कि जब सेंटेंस में हुए आएगा, हुआ, हुई, हुए, तब आप उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे। एग्जाम्पल इसके देखते हैं। जैसे है मैंने कल तुम्हारे बेटे को उस झोपड़ी में जुआ खेलते हुए देखा। मैंने कल तुम्हारे बेटे को उस झोपड़ी में जुआ खेलते हुए देखा। ये जो यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए किसी को कुछ करते हुए देखा गया है। इस तरह के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको पहले क्वेश्चन करना है कि किसने क्या किया। तो आंसर मिलेगा मैंने तुम्हारे बेटे को देखा। किसने क्या किया? मैंने तुम्हारे बेटे को देखा। अब ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये पास्ट इंडेफिनिट का है। मैंने तुम्हारे बेटे को देखा, पास्ट की बात हो रही है। जब भी आ ई ए वाला साउंड आए लास्ट में, इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट है। तो मैंने देखा पास्ट इंडेफिनिट है, तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे सी का, सॉ। आई सॉ, मैंने देखा। किसे देखा? तुम्हारे बेटे को, यानी कि योर सन। आई सॉ योर सन। सबसे पहले आप क्वेश्चन करिए किसने क्या किया? आंसर मिला मैंने तुम्हारे बेटे को देखा, तो लिखा गया आई सॉ योर सन। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्या करते हुए। तो कल एक उस झोपड़ी में क्या बचा? कल उस झोपड़ी में जुआ खेलते हुए। अब देखिए जिसके द्वारा जो काम हो रहा है, यहाँ पे बेटे के द्वारा काम हो रहा है जुआ खेलने का। जिसके द्वारा जो काम हो रहा है उसके ठीक बगल में वो वर्ब आना चाहिए। अब सन के द्वारा ही जुआ खेलने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा गैम्बलिंग। सन के तुरंत बाद ही इसका आईएनजी फॉर्म होना चाहिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल होना चाहिए। तो आई सॉ योर सन गैम्बलिंग, मैंने तुम्हारे बेटे को जुआ खेलते हुए देखा। अब बचा क्या? उस झोपड़ी में और कल। तो उस झोपड़ी में प्लेस है, इसको पहले लिखेंगे तो हो जाएगा इन दैट हट या फिर इन दैट कॉटेज, और कल के लिए लास्ट में लिखेंगे यस्टरडे, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। ये हो जाएगा यस्टरडे। आई सॉ योर सन गैम्बलिंग इन दैट हट यस्टरडे, मैंने कल तुम्हारे बेटे को झोपड़ी में जुआ खेलते हुए देखा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने कल उसे पहली बार अपने पापा से बात करते हुए देखा। सबसे पहले किसने क्या किया? आंसर मिला मैंने उसे देखा। तो पहले इतना बनाइए, मैंने उसे देखा के लिए हो जाएगा आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। पास्ट इंडेफिनिट ये भी है। अब क्या करते हुए? अपने पापा से बात करते हुए। तो बात करते हुए इसमें ये वर्ब है, तो हिम के द्वारा बात करने का काम हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टॉकिंग। बस यही ध्यान देना है कि जिसके द्वारा जो काम हो रहा है उसके जस्ट बगल में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट के जस्ट बगल में ये पार्टिसिपल आना चाहिए। तो हो गया आई सॉ हिम टॉकिंग, मैंने उसे बात करते हुए देखा। किससे? अपने पापा से, यानी कि टू हिज फादर। अब क्या बचा इसमें? कल और पहली बार, ये दो चीजें बची हैं। तो पहली बार के लिए लिख सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। आई सॉ हिम टॉकिंग टू हिज फादर फॉर द फर्स्ट टाइम, और कल देखा तो लास्ट में लिख देंगे यस्टरडे। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा कि आई सॉ हिम टॉकिंग टू हिज फादर फॉर द फर्स्ट टाइम यस्टरडे। तो आई होप फ्रेंड्स अब प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके आपको इन सभी टाइप के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में भी कहीं लिखे रहते हैं तो आप उसका अब सेंस भी निकाल पाएंगे। तो फ्रेंड्स आई थिंक कि आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि और भी अगर रूल्स आपको बता देते हैं तो माइंड में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा।
तो अब आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं जिसे आप ट्रांसलेट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो में हम आपको पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल का भी यूज करके सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना बताएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे अपकमिंग वीडियोस को भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।